हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम अपनी क्लास 11th की वन शॉट वीडियो लेके आए हैं अपनी हॉर्नबिल बुक की, जिसमें कि हम अपने सारे चैप्टर्स का वन शॉट ले लेंगे इस पूरी वीडियो में। एंड ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये पूरे यहाँ से भी मैं आपको लास्ट तक शो कर रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ तक। ये सारे के सारे नोट्स जो है, इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करना है, नोट्स विल बी इन देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इन नोट्स को तो आप एंजॉय कर ही सकते हैं। और आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो भी आप एक बार सुन लीजिए। हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कवर कर लेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई कवर कर लेंगे, डिस्कवरिंग ट्रुथ हम आज कवर करेंगे, द एडवेंचर और साथ साथ द सिल्क रोड भी हम आज कवर कर लेंगे। तो 5 चैप्टर्स जो हमारे चैप्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोम्स, हमारे जो चैप्टर्स हैं हॉर्नबिल बुक के, वो आज हम सारे वन शॉट में इसमें कवर कर लेंगे, आई थिंक विद इन हार्डली 30 मिनट्स। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपको बहुत जल्दी सुना है देन प्ले द वीडियो एट 2x स्पीड, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको बिल्कुल फोकस से इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम सारे चैप्टर्स को समझ तो रही हैं, लेकिन हमें उसकी जो डिटेल्स हैं उसको हमें ध्यान से सुनना है, ताकि हम आंसर्स में उनको यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। और जो इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे वन शॉट के, एक आएगा हमारा पोम के लिए, सारी पोम्स हम उसमें कवर कर देंगे, और एक आएगा हमारा स्नैपशॉट के लिए। तो उसमें भी आपको अपना पूरा पूरा सपोर्ट दिखाना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी से ही कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है उसका नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एंड एक बहुत अमेजिंग सा चैप्टर है, जिसमें हमें एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशन है, कैसे वो पहले एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, एंड फिर लास्ट में उनका जो बॉन्ड है वो सेपरेट हो जाता है, किस तरीके से एक दूरी आ जाती है, वो हमें बताया गया है। सो बदला गया है तो खुशवंत सिंह, जो कि इसके ऑथर हैं, वो राइट करते हैं अबाउट हिज परसेप्शंस एंड इंटरेक्शंस विद प्लेसेस एंड पीपल ही हैज कम इन कांटेक्ट विद। मतलब वो ज़्यादातर लिखा करते हैं उन जगहों के बारे में या फिर उन लोगों के बारे में जो उनसे वो जिनके कांटेक्ट में वो आते हैं। और इसी तरीके से जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, वो एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है वो? एक ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने ही जीवन के बारे में लिख देना। इन नेचर एज इट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एसोसिएशन विद हिज ग्रैंडमदर। इसमें क्या बताया गया है? ऑथर का एसोसिएशन, मतलब उनका बॉन्ड जो वो शेयर करते थे अपनी ग्रैंडमदर के साथ, और उसमें जो उतने भी चेंजेस आते हैं उनके बॉन्ड में, that come about in their relationship. It is a loving tribute from a grandson to his grandmother. एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट है ग्रैंडसन का, किसके प्रति? अपनी ग्रैंड मदर के लिए। Where he reminisces about the emotional bond he shared with her, जिसमें वो याद करता है कि इमोशनल बॉन्ड जो कि उन्होंने उनके साथ शेयर किया था। On reading it, the readers are forced to evaluate their own relationship. ये पढ़ने के बाद जो रीडर्स है वो खुद इवेलुएट करते हैं अपना रिलेशन किसके साथ? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। एंड ये रिफ्लेक्ट भी करता है रीजंस को, जो कि दर्शाते हैं कि किस तरीके से जो हमारी फैमिली के जो बड़े हैं उनके साथ हमारा जो आइसोलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें बताया क्या जाता है कि अ, जो ऑथर है वो सबसे पहले इनिशियली अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है इन अ विलेज, बिकॉज जो उसके पेरेंट्स थे वो जा चुके हैं टू सिटी प्लेस फॉर द सेक ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। एंड उसी टाइम पीरियड में उन्होंने जो ऑथर है उसको छोड़ा हुआ है अपनी ग्रैंड मदर के पास। एंड वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स सिखाई जाती हैं, गॉड के बारे में भी नॉलेज दी जाती है अलॉन्ग विद द स्टडीज़। तो ग्रैंड मदर उसी स्टडीज़ को ज़्यादा एक्नॉलेज करती हैं। बट वहीं जब ऑथर के पेरेंट्स उसको लेने आते हैं वापस अपने पास ले जाने के लिए, ग्रैंड मदर को और ग्रैंडसन को, तो जब वो सिटी में जाके रहते हैं तो उनका जो एक बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिटी की स्टडी है वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता अबाउट द गॉड, वहाँ पे सारी इंग्लिश चीज़ें हैं, तो ग्रैंड मदर को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, और इसी वजह से उनका बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे टूटता चला जाता है। और फिर लास्ट में ग्रैंड मदर किसी से भी बात ना करके सिर्फ स्पैरोज से अपना एक बॉन्ड बना लेती हैं। और फिर जो हमारा ऑथर है वो 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए अब्रॉड चला जाता है फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़। बट और उसे लगता है कि जब वो 5 ईयर्स के गैप में उसकी जो ग्रैंड मदर है वो वापस आएंगी ही नहीं। अब उसको जब वो वापस आएगा तो उससे उसकी ग्रैंड मदर नहीं मिलेगी, बट जब वो वापस आता है तो उसकी ग्रैंड मदर उससे उसी कंडीशन में वापस मिलती हैं। और जब वो वापस आता है तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पूरे नेक्स्ट डे जो है अपनी सारी नेबरहुड की जो वुमेन्स उन सबको बुलाती हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स सिंग करती हैं, कैसे? ड्रम पे बीट कर करके। और फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ वो स्किप कर देती हैं अपनी सारी की सारी प्रेयर्स को, और अगले ही दिन वो क्या पड़ जाती है? बीमार पड़ जाती है, और उन्हें पता भी चल जाता है कि उनका अंत पास में है। और वो बहुत रिग्रेट करती है कि उन्होंने अपने एक दिन मरने से एक दिन पहले प्रेयर्स जो है उनको स्किप कर दिया था। तो वो उस दिन अपना कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो वो हाथ में रोजरी की बीट्स लेके फटाफट से चैंटिंग एंड प्रेयर्स स्टार्ट कर जाती हैं, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। एंड सारी जो स्पैरोज उनके साथ जो टाइम स्पेंड करती थी वो भी अपना शोक प्रकट करने आती हैं, साइलेंट बैठ के जाती हैं वहाँ पे। वो ब्रेड के क्रम्स भी उसकी मदर से नहीं लेती हैं। तो यही हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर टुगेदर। ये एक बहुत अच्छा सा
चैप्टर है जो कि लिखा गया है बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। इसमें जैसा कि एक टाइटल सजेस्ट करता है, बताता है एक एडवेंचरस ऑडियल। ऑडियल मतलब एक कहानी जो कि कहाँ पे हुई थी, सी के अंदर हुई थी। ये अकाउंट है नरेटर्स की ग्रिट और करेज का बखान किया गया है इसमें, किस तरीके से जो नरेटर है उसने अपनी करेज दिखाई और फेस करी सारी की सारी एडवर्सिटीज़, adverse conditions see पे, especially when one enjoys the faith and support his kith and kin। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उन सबको बहुत बहादुरी से सामना किया। द लेसन इज हार्ट रेंडिंग अकाउंट ऑफ हाउ द फैमिली ऑफ द नरेटर, कैसे नरेटर की फैमिली, जिसमें कि उसकी एक तो वाइफ थी जिसका नेम था मैरी, उसका सन था जिसका नेम था जुनेदिन, जिसको कि जॉन के नेम से बोला गया है आगे, जिसकी एज थी ओनली 6 years। वहीं इसकी डॉटर थी सुजेन जो कि 7 years की थी। इन सबका एक बहुत अच्छा सा क्लोज एनकाउंटर हुआ डेथ से। कब? एक वॉयज, वॉयज मतलब सी की जर्नी तय करना। आफ्टर क्रॉसिंग केप टाउन देयर बोट वेव वॉकर वाज कॉट इन रफ सीज। और केप टाउन में उन्होंने दो एक्सपर्ट्स को भी हायर करा था अपने पास में। एक का नाम था लैरी विजिल जो कि अमेरिकन था, और एक का नेम था हर्ब स्लाइगर जो कि एक स्विस था। और इसके बाद ही जो इनकी बोट थी वेव वॉकर, वो कॉट हो गई थी रफ सी में बहुत डेडली कंडीशन में, और बैडली डैमेज हो गई थी बाय जाइगेंटिक वेव, मतलब बहुत ऊंची ऊंची लहरों के द्वारा। द फैमिली वाज बैडली ब्रूज स्टिल दे केप्ट देयर करेज फॉर दे फाउंड देयर स्ट्रेंथ इन देयर टुगेदरनेस। किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ यूनिटी लाइज इन, यूनिटी लीड्स टू स्ट्रेंथ ही बोला जाता है। तो ऐसी जो फैमिली थी डरी नहीं, इन्होंने पूरे करेज से सामना किया और सारी चीज़ों से ही आराम से लड़ गए, जबकि इतनी इनको बुरी तरीके से चोट भी लग गई थी। द लेसन इज अ ट्रीटाइज ऑन करेज एंड वैलियर। बहादुरी की कहानी इसमें बताई गई है। इफ वन कीप्स वन काम इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटीज एंड मेंटेन्स फेथ, अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बहुत काम रखता है किसी भी बैड कंडीशन में, और एक अच्छा सा फेथ उसके अंदर मेंटेन करता है, तो जो कन्विक्शन है वो लाया करती है उसकी स्ट्रेंथ में। एंड इवन गॉड सीम्स टू स्टैंड बाय द साइड ऑफ सच वैलेंट एंड ब्रेव पीपल। और ऐसे ही ब्रेव महान और ब्रेव इंसानों के साथ जो भगवान है वो भी हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, एक पूरी फैमिली है जो कि कॉपी करना चाहती है कैप्टन जेम्स कुक ने जो एक पूरी सी की जो जर्नी तय करी थी। तो वो एक बहुत 16 years की पूरी एक ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी अपने ऊपर वर्क करते हैं कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं सी में। एक वेव बनाई जाती है वेव वॉकर जो कि प्रोफेशनली बनाई जाती है, उसको अच्छे से टेस्ट करे जाते हैं और फिर वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। और वो निकल के अफ्रीका से केप टाउन में पहुंचते हैं, वहाँ पे वो 2 क्रूमेन को लेते हैं और फिर वो आगे सदर्न इंडियन ओशन की तरफ निकल जाते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी है, सबसे ख़राब सी है, जहाँ पे कि हमेशा कंडीशन होती है किसी भी चीज़ के जो हमारे वॉयज जाते हैं उन सबके उसमें जो लोग होते हैं उन सबके मरने की। तो सबसे पहले उनको फर्स्ट साइन मिलता है इम्पेंडिंग डिजास्टर का, जब वो क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं, और जनवरी 2 तक उन पे बहुत अच्छे से हमला किया जाता है वेव्स के द्वारा। फिर डिजास्टर हो जाता है और उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास भी करते हैं। वो आपस में अपनी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कोई भी घबराता नहीं है। जो जॉन है उसकी लाइन इसमें क्योट करी गई है, दैट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं। फिर बहुत अलग भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो बम्प होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कैप्टन जो है उसको और भी जो कॉल्स मेडे कॉल्स होती है जिनको बोला जाता है इमरजेंसी कॉल्स, वो भी वो नहीं कर पाता है। सीओ बहुत बैडली इंजर्ड हो जाती है, मगर जो कंडीशन है वो कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाती है जब पूरी फैमिली एक साथ वर्क करती है। वहीं जो कैप्टन है उसकी उस पर ही सबकी ओनली होप है, क्योंकि वही सारी चीज़ें जानता था और उसे पता था कि यहाँ पे एक आइल एम्स्टरडैम का एक आइलैंड है जो कि सबसे पास में है और वहीं पर ही वो इस टाइम पे जा सकते हैं। बट दे हैड नथिंग टू डू, जस्ट दे हैव अ माइंड ऑफ कैप्टन, जिससे कि आइडिया लगा के बताना था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए टू सर्च फॉर दैट आइलैंड। अगर वो उनको नहीं मिलता तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। एंड एट लास्ट दे ऑल वर सेफ, उन सबको बचा लिया जाता है, वो सब बच जाते हैं आराम से बहादुरी दिखा के, और यहीं पर ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। देयर ऑडियल एंडेड इन सेफ्टी, रिलीफ एंड हैप्पीनेस। उनका जो ऑडियल था वो आराम से खुशी के साथ लास्ट में कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर पे जिसका नेम है डिस्कवरिंग ट्रुथ। इस चैप्टर में एक मम्मी के बारे में बताया गया है जो कि पिरामिड में रहती है, एज यू नो। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक डीप इंसाइट बताया गया है इनटू अ मैन्स कीन डिजायर टू नो एंड एनालाइज द रूट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन, कि किस तरीके से एक आदमी के अंदर डिज़ायर होता है, पैशनेट होता है वो ये जानने के लिए कि किस तरीके से जो हमारी सिविलाइजेशन है, मतलब जो हमारी ये पूरी पॉपुलेशन जो चली है, जो पूरी सिविलाइजेशन चली है, वो किस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स से आई है। तो उसको एनालाइज और जानना चाहता है कोई भी इंसान। द पैसेज ट्रांसपोर्ट्स अस टू द इजिप्ट, ये हमें इजिप्ट में लेके चला जाता है, जहाँ पे कि जो कि लैंड है इजिप्ट। आपको पता है इजिप्ट जो है वो लैंड है पिरामिड्स का,
और एंशियंट सिविलाइजेशन का कि पहले के लोग किस तरीके से रहा करते थे। ऐसी ममीज़ जो कि जिंदा ही बरी करी गई हैं या फिर मरने के बाद उनकी आफ्टर लाइफ के लिए लोगों ने प्रे करा है। In those wonders of world had startling facts to reveal about human life thousands of years ago, जो कि बताती हैं ह्यूमन की लाइफ किस तरीके से हुआ करती थी thousands of years पहले, क्योंकि उसमें हमें सामान भी मिलता है जो कि यूज़ करा जाता है उस टाइम में। द डिस्कवरी ऑफ टुट्स टॉम, जो टुट जिसका टॉम हमें मिला है इस चैप्टर में, वो किस ईयर में मिला है? 1922 में। इंस्पायर्ड मैनी आर्कोलॉजिकल रिसर्चर्स, किसको इंस्पायर करा उसने? आर्कोलॉजिकल रिसर्चर्स को, कि वो स्पेकुलेट करें कि उसको आखिर हुआ क्या था, कि वो इतनी जल्दी क्यों मर गया था। जो टुट जिसमें बताया गया है, जो कि एक लड़का था, इसने कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए राज करा, और वो बताया जाता है कि उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई बहुत ज़्यादा, और वो किसी को भी पता नहीं चल पाई। तो सबने समझा कि शायद उसे किसी ने किल करवा दिया होगा, उसे किसी ने मार दिया होगा। एज ही डाइड इन अर्ली एंड अनटाइमली डेथ, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत पहले ही मर गया। The last heir of powerful family that had ruled Egypt and its empire for years died when he was just a टीनेजर। जब वो एक टीनेजर था वो तभी मर गया था। वो एक बहुत पावरफुल फैमिली से आता था जिसने कि इजिप्ट को बहुत टाइम तक रूल किया था। एम्पायर फॉर ईयर्स का मतलब है कि बहुत टाइम तक रूल करना। वो उस फैमिली का इंसान एक टीनेजर एज पे ही कैसे मर गया? उसकी जो बॉडी थी वॉज लेड टू द रेस्ट विद गोल्ड, उसकी बॉडी को गोल्ड के साथ लादा गया। इवेंचुअली फॉरगॉटन। द लेसन एनालिसिस द एडवांस स्टडीज, जो चैप्टर है वो पूरा एनालाइज करा एडवांस स्टडीज़ को, जो कि पता करना चाहते हैं कि आखिर उसकी डेथ हुई कैसे थी, किस तरीके से, सीटी स्कैन की हेल्प से, जो कि ऑफर करेगा कुछ नए क्यूज उसकी लाइफ के बारे में एंड डेथ, प्रोवाइडिंग प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। और उसकी डेथ कैसे हुई इसका एक पूरा फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन हमारे पास हमें मिल जाएगा। तो दो हमें ये नहीं पता है, लास्ट तक भी नहीं बताया गया उसकी डेथ कैसे हुई थी, जस्ट इसमें एक प्रोसीजर बताया गया है कि जो टॉम था उसको निकाला गया, उसको एक बॉक्स में डाला गया, उसको मशीन तक लेके जाया गया। लेकिन जो मशीन थी वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। लोगों ने समझा कि शायद उस मम्मी का जो है वो श्राप है कि उनको अगर उनकी जगह से लाया जाता है तो वो आपको कुछ भी नहीं करने देते। तो जो मशीन थी वो वर्क ही नहीं करी, फिर उसको एक्सटर्नल फ़ैन की हेल्प से चलाया गया एंड फिर जाके अल्टीमेटली उसने वर्क करा। और जो टॉम है उसको लाते हुए भी बहुत ज़्यादा डेडली सीन्स देखने पड़े थे वर्कर्स को इन द किंगडम ऑफ मम्मीज़, जो कि जहाँ पे कि सारी मम्मीज़ रखी गई थी वहाँ पे से उसको रिसर्च सेंटर तक लाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े थे। तो यहीं पर ही रिवॉल्व करता है पूरा चैप्टर। इसके अलावा इसमें हमें कुछ नहीं समझने का है, सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं और वो सब आपको लर्न ही करने हैं। जैसे कि नेम हो गए हमारे साइंटिस्ट के जो कि इसमें हमें दिए गए हैं, वो भी आपको लर्न करने हैं, और जो इसका रूलर था उनका भी आपको नाम लर्न करना है, जिनका नाम था अखेंतस रूल, जिनका नेम था तोता खामुन, और इन्हीं से इनका नेम आ जाता है टुट। बस यही था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब प्रोसीड करते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। हमारा 4th चैप्टर आ जाता है द एडवेंचर। ये एक बहुत ही माइंड के साथ खेलने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हमारा कन्फ्यूजिंग चैप्टर भी और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। इसमें देखते पहले कि तो होता क्या है, फिर हम इसमें की स्टोरी भी जो है वो भी शॉर्ट में समझ लेंगे। इन हिज टिपिकल एंड इनमिटेबल स्टाइल द साइंटिस्ट राइटर, कौन है राइटर? साइंटिस्ट, जिसका नेम क्या है? जयंत नार्लिकर। विप्स अ फैंटास्टिक टेल इन विच अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर के बारे में बताई गई है पूरी जो चैप्टर है, जिसमें कि उनका एक स्टेट बताया गया है अनविजन का, जो कि ट्रैवल कर जाते हैं टाइम के बैक में, हिस्ट्री में चले जाते हैं वो, एंड हैज़ अ डिफरेंट एंड विजुअल व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उनके माइंड में एक बहुत ही अलग व्यू था इंडियन हिस्ट्री का, जो कि वो जाके उसको ऐसा फील करते हैं कि ऐसा सच में हुआ है। हिज रैशनलिस्ट फ्रेंड, उनके एक रैशनल फ्रेंड है जिनका नेम है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद देश पांडे, अ फिजिसिस्ट
बाय अप्लाइंग फिजिक्स थ्योरीज ऑफ कैस्ट्रोफी, उन्होंने कैस्ट्रॉफी की फिजिक्स की थ्योरी अप्लाई करी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा सच में हुआ नहीं था, द लैक ऑफ डिस डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे बहुत साइंटिफिक टर्म्स आ चुकी हैं जो कि आपको इतनी याद नहीं रखनी है, लेकिन देखिए जैसे कि हमारी क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि हमारा एक न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्बिट्स में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साइड भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो जैसा वो सोच रहे थे वो उसी तरीके से उसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, क्योंकि वो किस में होते हैं, वो कॉमा में होते हैं बहुत टाइम से। उनका एक एक्सीडेंट होता है एक ट्रक के साथ एंड वो तभी से ही कॉमा में चले जाते हैं और फिर वो एक बहुत मिस इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में कर लेते हैं। ट्राइस जो, और इनका नेम क्या था, प्रोफेसर गाइटोंडे, जो कि एक फैंटास्टिक इंटरप्रिटेशन करते हैं हिस्ट्री की, जो कि बिल्कुल ही अलग थी। आज की हिस्ट्री कुछ और है और इनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री कुछ और होती अगर वो क्या होता वो भी अभी हम समझेंगे। तो प्रोफेसर गाइटोंडे, हिस्ट्री इज हिस्ट्री एज इट ऑट टू हैव टेकन प्लेस फॉर इंडिया इन हिज व्यूज, उनके व्यू में जो हिस्ट्री है वो कुछ और ही तरीके से होती अगर उस टाइम कुछ और हुआ होता। जो उस टाइम बार बार आ रहा है वो क्या था। सो उन्हें जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है प्रोफेसर गाइटोंडे से, जो कि एक स्टेट ऑफ ट्रांजिशन से गुजरते हैं। वो ट्रेवल कर जाते हैं पास्ट में, जो कि मराठा ब्रिटिश रूल के टाइम का पीरियड था। ही ट्रेवल्स इन मराठा रेलवे ट्रेन कॉल्ड जिगमाता एक्सप्रेस फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, पुणे से जो जा रहे थे किस तरफ, बॉम्बे की तरफ। सो बॉम्बे सरप्राइजेस प्रोफेसर गाइटोंडे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश राज था बॉम्बे के अंदर वो अब नहीं था। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बिल्डिंग जो थी वो स्टैब्लिश थी, कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे स्टैब्लिश थी, और वहाँ पे जाके उन्होंने एक कंपनी में जाके पूछा कि क्या उनका सन जिसका नेम था मिस्टर विनय गाइटोंडे, क्या वो उस ऑफिस में है। मगर क्योंकि वो तो एक पैरेलल वर्ल्ड था, तो वहाँ पे तो उनका, अगर वो ही नहीं एग्जिस्ट करते तो उनका बेटा कैसे एग्जिस्ट करता होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो क्या इस पूरी हमारी जो पूरी कंपनी है, इस पूरी कंपनी में ही कोई नहीं एग्जिस्ट करता है। सो वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है। तो वो क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं और कुछ उन्होंने जो बुक्स लिखी होती है हिस्ट्री पे वो भी पढ़ते हैं, और साथ में और भी लोगों की हिस्ट्री की बुक्स वो पढ़ते हैं। तो उनकी जो 4 बुक थी वो तो बिल्कुल सेम थी, लेकिन जो उनकी 5th बुक थी उसमें उन्होंने देखा, उसने पाया कि जो औरंगजेब की डेथ तक जो हिस्ट्री थी वो तो बिल्कुल सेम चल रही थी, मगर जहाँ से द बैटल ऑफ पानीपत आया वहाँ से हिस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई। और जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, एक तो हुई थी मराठास के बीच में और एक हुई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में कि मराठास हार गए थे, मगर वो जिस वर्ड में गया था उसमें क्या लिखा गया था कि जो मराठा थे उन्होंने जो थी वो वॉर जीत ली थी। तो उसमें क्या दिखाया गया, जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा चलने लगी थी। उसने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो ब्रिटिश कंपनी है उसका इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे तक लिमिटेड रखा गया, और नदन पार्ट पे जो मराठास का रूल था वो धीरे धीरे पूरा एक्सटेंड हो गया इंडिया तक, और फिर अल्टीमेटली जो किंग्स का रूल था वो भी खत्म होकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे आ चुकी थी। तो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री जो है इंडिया बन चुकी थी, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थी, अपने ऊपर वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। तो इतने सब चेंजेस उसने देख रहे थे। फिर वो चला गया आज़ाद मैदान पे, जहाँ पे उसने देखा कि मतलब एक पूरी स्पीच सी चल रही है, लेकिन जो स्टेज है वहाँ पे जो चीफ गेस्ट की कुर्सी है वहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे किसी को होना चाहिए था। तो उसने क्या करा, वो वहाँ पे जाके उस कुर्सी पे बैठ गया। तो क्या हुआ, जो लोग थे और वो बताने लगा कि चीफ गेस्ट एक ज़रूर होना चाहिए। तो वहाँ के जो लोग थे उनकी थिंकिंग थी कि सब बेकार बात है, चीफ गेस्ट कोई नहीं होता, ये सब बिल्कुल फुलिशनेस है। तो उन्होंने क्या करा, उस पे एग्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, टमाटोज़, ये सब उस पे मारने शुरू कर दिए, स्टोन्स मारने शुरू कर दिए। और जैसे ही उस पे वो स्टोन्स और सब पड़े तो वो डिसअपीयर हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि वो जब लाइब्रेरी गया तो उसने जो बुक्स पढ़ी थी उसके कुछ पेजेस टीयर करके अपनी पॉकेट में रख लिए थे। तो अब जब वो अपने कॉमा से उठा तो उसने सबको बताया कि मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था, मैं तो किसी और वर्ल्ड में हो गया हूँ जहाँ पे ऐसा होता है। तो और उसने फिर अपनी पॉकेट से निकाल के वो पेज भी दिखाया। तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र देश पांडे जो कि उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उसे बताया कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, मगर एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि तुम पिछले 999 लेक्चर्स आप डिलीवर कर चुके हैं उसी के बारे में, कि अगर इंडिया पे रूल ना हुआ होता ब्रिटिशर्स का तो इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री बन चुका था। उसी की आप अब 1000वीं स्पीच आप देने जा रहे थे जिसमें कि आपका एक्सीडेंट हो गया। तो हो सकता है कि वो जो स्क्रिप्ट है वही आपकी पॉकेट में रह गई हो और अब आप वही सोच से जा रहे हो, मगर कोई क्लैरिटी नहीं है कि शायद ऐसा हो भी सकता है कि इंडिया की जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी और कोई जगह हो जहाँ पे कि कोई पैरेलल यूनिवर्स चलता हो, जिसमें कि जहाँ पे कि इंडिया जो है वो कभी रूल ही ना की गई हो। वहाँ पे जो पानीपत की बैटल है वो मराठास ही जीते हों, और जो प्रोफेसर गाइटोंडे हैं वहाँ पे होके भी आए हों, मगर ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। वहीं पे चैप्टर हो जाता है हमारा फिनिश, प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सबसे लास्ट चैप्टर आ जाता है हमारा द सिल्क रोड, जो कि एक ट्रैवलॉग है जो कि प्रेजेंट करा गया है माउंट कैलाश के ऊपर, और ये डिस्क्राइब करता है द ट्रेवल्स ऑफ द डिफिकल्ट जर्नी। बहुत डिफिकल्ट जर्नी है कैलाश माउंटेन तक की, और इसमें साथ ही में बताया गया है सीनरिक ब्यूटी के बारे में माउंटेन की, और किस तरीके से हम उस माउंट को क्लाइम कर सकते हैं। द ऑथर हैज डिस्क्राइब दिस हार्ट ब्रेकिंग ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी विद पिक्चरिस्टिक
फ्रेजेस। तो बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे करके जो है पोएट ने बताया है कि उसकी जो ब्यूटी है वो किस तरीके से हमें मेस्मराइज कर देती है। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है, निक मेलिटन अलॉन्ग विद डैनियल लीव्स द वो फॉर माउंटेन कैलाश, ये दोनों जो है निकल जाते हैं कैलाश के लिए, और ये लोग ले लेते हैं एक शॉर्टकट वहाँ तक जाने के लिए। और जब वो जाते हैं तो उन्हें अपने रास्ते में मिलती है बहुत सारी बर्फ, जिस पे वो मिट्टी डाल के आगे निकल जाते हैं। देन दे मूव फ्रॉम रॉक्स टू हिल्स, सी नोमैड स्टैंड्स, वहाँ पे वो टेंट्स भी देखते हैं, जहाँ पे कि उन्हें एक डॉग भी मिलता है विच इज़ ऑफ अ विच इज़ अ हंटिंग डॉग, और वो उनकी गाड़ी के पीछे पड़ जाता है। फिर वो किसी तरीके से उससे छूट के और आगे निकलते हैं, तो उन्हें बहुत शार्प टर्न्स मिलते हैं, उनकी गाड़ी जो है वो गड्ढों पे चली जाती है, ऊंची नीची कार। जो कार है वो थर्ड गियर पे चल रही होती है। फर्स्ट ब्लॉकेज मैंने आपको बताया उनकी क्या थी, जो स्नो गिरी हुई थी माउंटेन पे, वो थी उनकी फर्स्ट ब्लॉकेज, जिसपे वो सैंड डाल के उस पर अपनी गाड़ी चलाते थे ताकि जो गाड़ी है वो स्लिप ना हो। सेकेंड ब्लॉकेज जो आई थी वो क्या थी उनकी, जो टर्न्स हो गए थे वो बहुत शार्प हो गए थे। देन रैपिड एसेंट पास्ट 5400 मीटर्स, जहाँ पे कि जो निक जो था उसके हेडेक शुरू हो गया था, उसने वाटर पिया। देन वो 5515 मीटर्स पे पहुंचे, जहाँ पे कि दे गो डाउन द क्रेन ऑफ रॉक्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो पहाड़ी पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते चले गए। ड्राइव डाउन द अदर साइड ऑफ पास नेक्स्ट, तो फिर वो एक जगह पे जाके रुके जहाँ पे कि जो निक था उसने दवाई ली और उस दवाई से उसे आराम भी मिला। फिर वो आगे निकल गए, रीच अ स्मॉल टाउन हॉर, डेनियल लीव्स फॉर ल्हासा, जो डेनियल था वो निकल गया ल्हासा के लिए। हॉर जगह पे जाके, हॉर आपको याद रखनी जगह, हॉर जो जगह वहाँ पे जाके जो डैनियल था वो ल्हासा के लिए निकल गया था। नेक्स्ट कॉल ट्रिगर्ड ऑन द वे टू डार्किन, नेक्स्ट जो निक था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था वहाँ तक जाते जाते। ईसन टेक्स नेक्स्ट टू डार्किन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाके उसने दवाई ली। लैंग्वेज बैरियर इन डार्किन, जो डार्किन जगह थी वहाँ पे जो निक था उसे लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि निक को आती थी इंग्लिश, इसलिए वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तभी निक को जो है नोरबू नाम का एक आदमी मिला जिसको कि इंग्लिश आती थी। निक मेट्स नोरबू तिब्बतन वर्किंग इन बेजिंग इन चाइनीज इंस्टीट्यूशन ऑफ एथनिक लिटरेचर, जो कि तिब्बतन वर्कर था, काम करता था कहाँ पे, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में। वो भी कैलाश में कोरा करने आया था और निक जो था वो भी कैलाश में कोरा करने ही गया था। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों दार्जिलिंग से माउंट कैलाश तक साथ में चढ़ेंगे, वो इक्वली एल इक्विप्ड फॉर द पिलग्रिमेज उन्हें देखने को नहीं मिल पाए थे रास्ते में। ईच अदर्स कंपनी एंड सजेशन टू ट्रेवल टुगेदर कम एज अ रिलीफ, उन दोनों को आराम मिला ये देख के कि वो एक दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, एक दूसरे की कंपनी उन दोनों को अच्छी लगी, और वो दोनों ही कोरा परफॉर्म करने जा रहे थे। अब उन्होंने कैसे परफॉर्म करा, क्या हुआ, यहाँ तक हमें नहीं दिया गया चैप्टर में, चैप्टर हमारे यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। और सिल्क रोड के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सिल्क की जो है उसे एक जैकेट मिली थी लामो से, लामो गिफ्ट से, मतलब शीप स्किन कोट। तो जो शीप का जो स्किन कोट था उसी को यहाँ पे सिल्क से बता दिया गया है। एंड जो रोड है वो तो हमें पूरी जर्नी में ही बताया गया है किस तरीके का रोड रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो जाता है हमारी वीडियो का डी एंड। नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ही गया था। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड पोम्स की और स्नैपशॉट की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी, और अगर आप बहुत लेट देख रहे हैं तो शायद वो चैनल पे आ भी चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं। सो विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।